नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजे 16 अप्रैल को आने हैं। माना जा रहा है ये उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है, लेकिन खैरागढ़ तो सिर्फ शुरुआत है, असली मिशन तो है 2023। जी हां, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव का शोर थमते ही अब विधानसभा चुनाव का शोर सुनाई देने लगा है। सीएम भूपेश बघेल 2 मई से सूबे का मैराथन दौरा करने वाले हैं। सीएम योजनाओं की जमीनी हकीकत और जनता का मिजाज समझने के लिए निकलेंगे। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। केंद्र के 1 या 2 नहीं बल्कि 9 मंत्री सूबे में आ रहे हैं। 9 मंत्री 10 जिलों का दौरा करेंगे। ना सिर्फ जनता के मूड का अंदाजा लगाएंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि केंद्र उनके लिए क्या क्या कर रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के बाद भी छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी कम नहीं पड़ी है। अब सियासी दलों की नजर 2023 के रन पर है। सिर्फ खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गजों को उतार दिया था। ऐसे में जब बात 2023 विधानसभा चुनाव की है तो बीजेपी की मेगा प्लानिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार के 9 केंद्रीय मंत्री सूबे के 10 जिलों का दौरा करने वाले हैं। ज्यादातर जिले बस्तर के हैं। इन मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप पुरी, अर्जुन मेघवाल, नित्यानंद राय, अश्वनी कुमार चौबे, रेणुका सिंह, भानु प्रताप, देव सिंह चौहान और महेंद्रनाथ पांडे के नाम शामिल हैं। ये मंत्री 10 जिलों में केंद्र की योजनाओं का बखान करेंगे और जमीन पर केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उद्देश्य यही है कि केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जाए। पूरी पैसा केंद्र सरकार से ही तो सरकार चल रही है, इनके पास क्या पैसा है। उधर भूपेश बघेल भी 2 मई से प्रदेश के मैराथन दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हर जिले का दौरा करेंगे और चुनाव से पहले सरकार की योजनाओं से जनता खुश है या नहीं इसका जायजा लेंगे। इस दौरान योजनाओं पर अमल में लापरवाही पाई जाएगी तो ऑन द स्पॉट एक्शन भी होगा। अपने मैराथन दौरे में सीएम सूबे की जनता से सीधा संवाद भी करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर हर जिले में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर निशाना साधा है। आए वो केवल ये है, आलोचना करके जाएंगे, देंगे कुछ नहीं। आकांक्षी जिले में केंद्र सरकार ने दिया क्या? आकांक्षी जिला आपने 10 घोषित कर दिया छत्तीसगढ़ का, एक धेला भी दिया हो आकांक्षी जिले के लिए तो बताए, और उसे देखने जाएंगे। मतलब हम काम कर रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं। आप क्या दे रहे हो या आएंगे कुछ देंगे क्या? 2023 चुनाव से पहले दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो डरने की क्या जरूरत है। दरअसल बात यह है कि इनको ये मालूम है कि जब केंद्रीय मंत्री आएंगे तो इनके भ्रष्टाचार का खुलासा सामने होगा। और मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप अमित शाह जी के पास हाथ फैलाने के लिए काहे के लिए गए थे कल? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि केंद्रीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मुख्यमंत्री जी को ज्ञान नहीं है, शायद वो मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा है। यदि मुख्यमंत्री जी को ज्ञान नहीं होता तो केंद्रीय मंत्री के पास क्यों जाते मांगने? यह छत्तीसगढ़ का दायित्व है, छत्तीसगढ़ का अधिकार है कि वह संघ से अपने हिस्से की मदद को मांगे। बुधवार को सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर जिन जिलों के विकास के लिए फंड मांगा, अब उन्हीं जिलों में 9 केंद्रीय मंत्री दौरा करने वाले हैं। लोग इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं, क्योंकि राजनीति में इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो देखिए, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियां लगाएंगी और इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है दोनों ही पार्टियों ने। तो इस बेहद खास मुद्दे पर बेहद खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के, जो पक्ष रखेंगे अपना कांग्रेस की तरफ से। वहीं नरेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, वो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले नरेश जी, आपसे ही जानना चाहूंगा कि सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी अब मजबूत होने के इरादे से और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बीजेपी पर होगा। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी के 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर? सर देखिए,
बहुत क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई आधार नहीं खोया है इस प्रदेश में। सीट नहीं मिलना और आधार खोने में बड़ा अंतर होता है साहब। हमने अपना आधार कहीं नहीं खोया, हमारा आधार अभी भी पूर्णतः अस्तित्व में है और बहुत अच्छे तरीके से अस्तित्व में है। कांग्रेस पार्टी ने अपना आधार खोया है, जिसको आधार खोना बोलते हैं ना, कितना % वोट मिला है उत्तर प्रदेश में, वो देखिए, वो आधार खोने का आधार है। ये आधार कहाँ खोया जाता है, उसे आधार खोना हो जाता है। अब देखिए, अब चुनाव पास आ गया तो सारे राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, उसकी तैयारी करेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे। राजनीतिक दल का आधार जनता की समस्याओं को लेकर, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सतत रूप से काम करना उनकी मूल अवधारणा है। जनता के लिए काम करने के लिए ही तो राजनीतिक दल बने हुए हैं ना। बिल्कुल। नरेश जी, आपने यहाँ पर यूपी की बात की, आपने कहा यूपी में कांग्रेस ने आधार खोया, लेकिन हम सब ये तो जानते हैं ना कि हर एक राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं सर। नरेश जी, मैंने आपको बोला, आपका जो प्रीलिमिनरी था उस पर आपने प्रस्तावना में अपनी ये अभी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार खोया। आधार खोना किसको बोलते हैं? जहां पर उनको 1% मतदान नहीं मिला, तो ये 3% जिनको मत का हिस्सा मिला, वो आधार खोना होता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता और अपने कार्यशैली के आधार पर सीटें कम मिली हैं, लेकिन वो दुर्दशा कांग्रेस की दिखती है जिसको आप बोलते हैं, वो यूपी में। तो आपके कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी अभी मजबूत है और टक्कर 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कल ही देने वाली है वो। बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। टक्कर नहीं, हम सत्ता में पुनर्वापसी करेंगे, कांग्रेस को उनकी सब कुछ दिखा देंगे। जी, लौटूंगा नरेश जी मैं आपके पास। शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? नरेश जी की बात आपने सुनी होगी। शर्मा जी। देखिए सुमित जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की। छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो स्थिति है, वो निश्चित रूप से हम यूपी में कमजोर हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जनता का जनादेश होता है वो एक तरह से सर्वमान्य होता है, हम उसको मान सकते हैं और हम निश्चित रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। मगर जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ में 15 साल से चलने वाली सरकार को 14 सीटों में 15 सीटों को समेट देने वाली जनता के सामने निश्चित रूप से इस बात को तो मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना आधार खोया है, और न सिर्फ 2018 के चुनाव में आधार खोया है, बल्कि लगातार जितने विवाद में उपचुनाव हुए उसमें सब उनको पराजय का सामना करना पड़ा, पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। नगरीय निकाय के चुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, ग्राम पंचायत के चुनाव में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, और परसों रिजल्ट निकलने वाला है खैरागढ़ के चुनाव का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पराजित हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में भले ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही हो, मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार खोया है और उनके नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी को बाहर से राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेताओं को ला करके छत्तीसगढ़ में तरह तरह की कवायद करने की कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है नरेश जी, जब किसी भी चुनाव में हार होती है तो निश्चित तौर पर राजनेताओं को और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को निराशा होती ही है, लेकिन जो जीत पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दर्ज की है वो एक तरफा जीत थी सर। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इससे निराश हुए होंगे और आप लोग भी हुए होंगे, तो उन निराश कार्यकर्ताओं में फिर से जोश, फिर से वही उत्साह भरने की एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, आपके सामने नरेश जी। देखिए, मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी के सवालों का जवाब दे दूं। ठीक है। सुरेंद्र जी ने कहा कि हार के कारण यहाँ ठीकरा हमारे नेताओं पर फोड़ने का प्रयास किया, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो पीछे से यही कहना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का कांग्रेस नेतृत्व पीछे से यही कहना चाहता है कि हम यहाँ पर सक्षम है, केंद्र के राहुल गांधी और सोनिया गांधी फेल हो गए हैं,
ये उनका दबे जबान से कहने का मतलब यही है कि गांधी परिवार को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। यह बैकडोर से ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का लीडरशिप यह कहना चाहती है। ये बहुत स्पष्ट है कि अब उनका चला चली का बेला हो गया है गांधी परिवार का, वो अब वो खत्म हो चुके हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। ये वो मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस नेतृत्व को। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का देखिए चुनाव का रिजल्ट हमारे लिए तकलीफदायक था। जनता ने जो बोला हमने उसे स्वीकार किया, लेकिन उसी जनता ने जब हमें जिस रूप में हराया था भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में, उसके 6 महीने के अंतराल में जो लोकसभा चुनाव हुआ 11 में से 9 सीटें हमें प्रदान किया। तो ये हमें मालूम है कि जनता ने समझ लिया कि हमसे कहाँ चूक हो गई। ये बहुत क्लियर बात है। उसके बाद के जो चुनाव लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं, उन इलेक्शंस पे सरकार का कितना इंटरफेरेंस था, सरकार किस लहजे पर काम कर रही थी, चुनाव को कैसे प्रभावित कर रही थी, ये छुपा नहीं है जनता से। एक एक व्यक्ति जानता है, इस सिस्टम में ईमानदारी से काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और उसके बाद भी जनता का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है। और हम उसके बाद हम पूरी अपने सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ और कार्यकर्ताओं की फौज के साथ हम पूरा चुनाव की तैयारी पे आ चुके हैं। हम जनता के इस प्रदेश में जन विरोधी नीतियों का पूरी सक्षमता के साथ, पूरी सुदृढ़ता के साथ, पुरुषार्थ के साथ मुकाबला कर रहे हैं। इस प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया, छपाई माफिया, बीज माफिया, ये सब माफिया का तंत्र काम कर रहा है साहब। अब तो इलेक्शन माफिया भी आ गया। जो खैरागढ़ में जो चुनाव चला ना, वो इलेक्शन माफिया और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का जो स्वरूप था वो दिख गया। आपको मैं बताऊं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैज स्टॉप हिज इनकमिंग व्हाट्सएप मैसेजेस सिस्टम। उन्होंने अपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया अंतिम 48 घंटे में। तो ये सिस्टम बताता है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है सरकार सत्तारूढ़ दल के एजेंट के माफिक काम कर रहे हैं। दैट्स वाई द रिजल्ट इज देयर। इस कारण से सारे उपचुनाव का रिजल्ट इनको मिल रहा है। ये तो आप बोले तो मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूं। उस दिन तो एक चैनल पे दिखाया कि उन्होंने पूरा अपना सिस्टम, व्हाट्सएप इज नॉट इन सिंगल टिक। आज तक वो सिंगल टिक ही नहीं हुआ, उस सिंगल से डबल टिक में नहीं आया। वो ब्लूटूथ टिक छोड़ दीजिए, उन्होंने देखने की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सिस्टम में काम कर रहा है साहब। अच्छा नरेश जी, आपने लोकसभा चुनाव की खुला आरोप है, लोकसभा चुनाव आरोप ही नहीं, ये सिद्ध आरोप है। नरेश जी, लोकसभा चुनाव की बात की आपने कि 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। अब हम तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, यहां पर तो आपके डॉक्टर रमन सिंह हैं। देखिए सर, हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो एक परिवार विशेष के सिंबल पे चुनाव लड़ते हो। हमारा सिंबल लोटस है। भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और उसी के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं। चलिए ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, जो हाल ही में संगठन सर्वोपरि है, संगठन हमारे यहाँ काम करता है। ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी, हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन हार का कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पर तो जरूर होगा सर, क्योंकि यूपी में सीएम भूपेश बघेल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहां पर क्या रिजल्ट आए सबके सामने? निश्चित रूप से इसमें हार का मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने मेहनत किया, अपनी बात रखी और लगातार पिछले कई वर्षों से हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं और इस कारण हमको जनता ने सत्ता का दावेदार समझा नहीं। ये सारी बातें हैं निश्चित रूप से। मगर अभी नरेश भाई ने एक तर्क दिया, मैंने जब कहा तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई, मतलब गांधी परिवार की पराजय। और तो मैं कह रहा हूं कि आप जब तर्क दे रहे हैं कि लोकसभा में आप जीत गए, विधानसभा में आप हार गए, इसका मतलब यह है कि विधानसभा में तो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता ने खारिज किया ना।
इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए आपको कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है उसको जनता ने खारिज कर दिया है। उनके पास अब बात वो चमत्कार रहा नहीं, उनके भरोसे आप छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तो बीजेपी के उस लीडरशिप को एक्सेप्ट किया जनता ने अपना भूल सुधार करी लोकसभा में रिजल्ट देखा। अरे भाई नरेश भाई, जनता ने अपना भूल सुधार करी लोकसभा में हमें देकर आप वकील 11 सीट में से 9 सीट, 11 में से 9 सीट कुतर्क नहीं है। जो आपके फेवर में नहीं है वो कुतर्क होता है। सही बात तो ये है, जो आपके फेवर में नहीं है वो कुतर्क है। आप मान लीजिए ना, सोनिया राहुल और प्रियंका को जनता ने रिजेक्ट किया। हुई है सोनिया राहुल और प्रियंका को रिजेक्ट किया जनता ने। उपचुनाव में पराजित हुए, ग्राम पंचायत में पराजित हुए, जितने भी बाद में चुनाव हुए लोकसभा को छोड़ के सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नरेश गुप्ता जी, जो अभी चुनाव हाल ही में हुए हैं, विधानसभा चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव हुए, चाहे उपचुनाव हुए, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब जब हार के साथ आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे, कहीं ना कहीं वो दबाव आप पर होगा, जो एक मोमेंटम आप लेके जाएंगे। नरेश जी, सर, चुनाव एक सतत प्रक्रिया होती है और चुनाव जिस रूप पे इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर सत्तारूढ़ दल चुनाव लड़ रहा है, उसका एक बहुत क्लियर एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। और आप बोले तो वो आपके पास मैं सारा लिटरेचर भेजता हूं साहब। जो एटीट्यूड वर्किंग का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, उसका एटीट्यूड में बताया। तो पंचायतों के चुनाव में क्या होता है, आपने अभी सोसाइटीज के इलेक्शन चल रहे थे बस्तर में, वहां पे कितना विभत्स स्वरूप में लाके सरकार ने खड़ा किया। चाहे आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर गैर आदिवासियों को निर्वाचित घोषित कर दिया। मजाक बना रखा है इस प्रदेश में। ये एग्जाम्पल है इस प्रजातंत्र को सर्वनाश करने वाली कांग्रेस पार्टी, जो इस देश में आपातकाल लगाई थी, जो संविधान को नहीं मानती है, उनका कैसा मतलब आप सोचिए आदिवासियों के साथ कितना विभत्स मजाक किया इन्होंने। अच्छा नरेश जी, हम छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, नरेश जी, छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, उसका अच्छा रिस्पांस कहीं ना कहीं मिल रहा है, किसानों को फायदा होता है, सरकार गोबर खरीदती है गाय का। और अभी जो पेंशन बहाली योजना अभी शुरू की है, पेंशन बहाल यहाँ पर की है, उसका भी अच्छा रिस्पांस, कर्मचारियों में खुशी की लहर थी। तो ये कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो फायदा कांग्रेस को पहुंचाएंगे, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए सर, सारी योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन so far as the implementation part is concerned, so far the beneficiaries are concerned, at large, so far as your Godhan and Godhan Yojana is concerned, farmers are not beneficiaries. Some other people, आप उनका नाम, if you are going to ask the name, give the details, they are denying, they are saying it is a secret. So this is not the way. आप जो आपको बता देता हूं, इस योजना अच्छी है, लेकिन इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वही चीजें, सारी चीजें आएंगी जो लालू प्रसाद जी के चारा घोटाले में आ रही हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, किस प्लानिंग के तहत 2023 के विधानसभा जो कार्य प्रणाली है, शर्मा जी, ये कार्य प्रणाली है सरकार कम समय में? देखिए हमने 3.5 साल में जो काम किया है, राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 24 लाख किसानों को पिछले 3 सालों में 91,000 करोड़ रुपए उनके खाते में। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत चौथे इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला था, उसको 40% काट दिया। बीच में बोलता नहीं हूं मैं। गोधन न्याय योजना का लाभ मिलेगा। भूमिहीन मजदूर योजना के अंतर्गत जो 7,000 रुपया भूमिहीन मजदूरों को दिया जा रहा है, उसका लाभ मिलेगा। जो पेंशन की बहाली की है उसका लाभ मिलेगा। जो हमने स्वामी आत्मानंद बोला है उसका लाभ मिलेगा। पैसे को कहां लेके गए उसको जानकारी दे। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। नरेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है।
बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री दौरा करने वाले हैं और 2 मई से सीएम भूपेश बघेल का मैराथन दौरा पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी से ही कितनी गंभीर हैं दोनों ही दल विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन देखना होगा कि किसका दांव सही बैठता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।